नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम लगातार तेजी से चल रहा है। अगले साल जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा को भव्य रूप देने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने अयोध्या भी आएंगे। मोदी अयोध्या में नवनिर्मित मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन दिसंबर में भी कर सकते हैं। इसी महीने पीएम एयरपोर्ट उद्घाटन कराने का जो प्रोग्राम है वो तय किया गया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरकार अवध की जनता को अयोध्या में एयरपोर्ट की सौगात देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा इस महीने प्रस्तावित है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर के महीने में अयोध्या दौरे पर जाएंगे, जहां वो अवध की जनता को एक विशाल एयरपोर्ट सौगात में देते हुए नजर आएंगे। इस दौरान सभी इंतजाम किए गए हैं और राम मंदिर निर्माण का काम बस अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। कुछ ही काम शेष है, जिसके बाद 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा रामलला की करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद राम मंदिर का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए देश विदेश की आम जनता के लिए खुल जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शक्ति इस वक्त लाइव हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। शक्ति, देखिए, एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, तारीख कौन सी बताई जा रही है? तारीख का भी कुछ जी शक्ति। शक्ति से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए, एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस साल अवध की जनता को एयरपोर्ट की सौगात मिल सकती है, चूंकि जनवरी 2024 का महीना हर एक मायने में अयोध्या वासियों के लिए काफी अहम है, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। उससे पहले अयोध्या को भव्य रूप दिया जा रहा है, जिसके लिए एक विशाल एयरपोर्ट अब अयोध्या की जनता को सौंपने की भी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की लगातार जारी है। एक बार फिर शक्ति ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शक्ति, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने अयोध्या दौरे पर आ सकते हैं। क्या कुछ सौगात वो इस बार अवध की जनता को देते हुए नजर आ सकते हैं? शक्ति, अगर हम प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या में, और उससे पहले प्रधानमंत्री भी शिरकत करने वाले हैं। यहाँ पे प्रभु श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे वो। और खबर ये भी है कि 22 जनवरी से पहले भी प्रधानमंत्री यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन अगर तारीख की बात की जाए तो तारीखों का अभी कोई बताया नहीं गया है कि किस तारीख को वह अयोध्या में आएंगे। और काफी सौगात लेके आने वाले हैं 22 जनवरी को पीएम मोदी अयोध्या के लिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए शक्ति, 2024 22 जनवरी बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण तारीख होने वाली है देशवासियों के लिए, क्योंकि रामलला एक दशकों के लंबे इंतजार के बाद अपने खुद के घर पर विराजमान होते हुए नजर आएंगे। शक्ति, ऐसे में अयोध्या की तस्वीरें कैसी देखने को मिल रही है? राम मंदिर का जो निर्माण काम है उसमें और कितनी तेजी लाई गई है? राम मंदिर के अगर निर्माण की बात करें तो राम मंदिर का निर्माण लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो प्रथम तल है वो बन के पूरा कंप्लीट हो गया है, जो द्वितीय तल है वो अभी बन रहा है, वो निर्माणाधीन है। वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी उसका कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन जहां पे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, गर्भगृह की अगर हम बात करें और आसपास के एरिया की हम बात करें, तो वो वहां के काम जो है वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और अयोध्या में जो सड़कों की बात करें, चौड़ीकरण की अगर हम बात करें, तो जो चौड़ीकरण होना था वो चौड़ीकरण हो चुका है यहाँ पे, और बस थोड़ी बहुत चीजें बची रह गई हैं, वो 22 जनवरी से पहले ही उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है। देखिए, लगातार यानी कि शक्ति माना जाए कि राम मंदिर निर्माण काम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। किन किन को न्योता भेजा गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, इसको लेके क्या जानकारी है? प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी रहेंगे ही, और सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी भी रहेंगे, आनंदीबेन पटेल हैं वो भी रहेंगी, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी हैं वो भी कार्यक्रम में रह सकते हैं। ठीक है शक्ति, क्या इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बिजनेसमैन और जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उनको भी न्योता भेजा गया है क्या?
तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन चंपत राय जी का जो बयान है, उनका कहना है कि 22 जनवरी को यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो रहेगी वो बहुत ही सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही अहम रहेगा अयोध्या। इसके लिए वो सबसे निवेदन किए हैं कि 22 जनवरी के बाद ही जिनको आना रहे वीआईपी के लिए अगर आएंगे तो मूवमेंट ज्यादा देनी पड़ेगी। तो पुलिस व्यवस्था वैसे भी टाइट है, तो लेकिन उसमें अभी ये चीजें देखने को मिल रही है कि सबको व्यवस्था नहीं दी जा सकती है, इसलिए उनको सबको रोका जा रहा है। अभी सबको न्योता नहीं दिया जा रहा है, सबको सिर्फ ये बोला गया है कि आप अपने घर से लाइव ले सकते हैं, देख सकते हैं वहां से। बिल्कुल शक्ति, देखिए आज बाबरी विध्वंस की बरसी भी है। ऐसे में अयोध्या में किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है? पुलिस प्रशासन आज कितना सक्रिय है अयोध्या में? पुलिस प्रशासन यहाँ पे चप्पे चप्पे पर मौजूद है और आज विध्वंस का दिन है। यहाँ पे कुछ लोग शोक भी मना रहे हैं, तो कुछ लोग हर्षोल्लास के साथ में आज प्रभु श्री राम जी का मंदिर का जो गुंबद गिराया गया था उसके लिए भी वो सब बहुत ही खुशी में दिखाई पड़ रहे हैं अयोध्यावासी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद शक्ति, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम जानकारी और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तीन राज्यों में आए चुनावी नतीजों के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने तेवर और बदल दिए हैं। उनका कहना है कि क्षेत्रीय दल जहां मजबूत है वहां वहीं सीटों का बंटवारा करेगा। अब खबर आ रही है कि सपा कांग्रेस से उनके मजबूत प्रत्याशियों की लिस्ट मांगेगी। सपा कांग्रेस के 2 लाख वोट पाने वाले प्रत्याशियों की जानकारी मांग सकती है। बता दें कि सपा सिर्फ मजबूत प्रत्याशियों के लिए ही अपनी सीट को छोड़ती हुई नजर आ सकती है। और लगातार सूत्रों के हवालों से बड़ी और अहम खबर यही है कि अब समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में तो सक्रिय हो ही चुकी है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस से ऐसे प्रत्याशियों की लिस्ट मांगी गई है जो कि मजबूत स्थिति में है। और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि अंदर खाने समाजवादी पार्टी में यही बात चल रही है कि जिन प्रत्याशियों को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी उन्हीं के लिए ही सीट छोड़ेगी। तो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि मसला अटक सकता है, और अब लगातार ये तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये प्लान बनाया गया है कि वो कांग्रेस से उनके मजबूत प्रत्याशियों की लिस्ट मांगेगी, जिसके बाद ही तय होगा कि यूपी की कितनी सीटों में अखिलेश यादव सीट पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। चूंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले ही ये बयान जारी कर दिया गया है कि 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अब दिलचस्प हो जाएगा ये देखना कि इस बार जब सपा कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशियों की लिस्ट मांगेगी तो कितनी सीट दे पाएगी समाजवादी पार्टी। अगर यूपी के लिहाज से बात की जाए तो यूपी में इस वक्त समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आती है। अब ये चुनौती है कांग्रेस के लिए कि क्या वो यहां पर बड़े भाई की भूमिका निभाती है, क्या वो कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हो जाती है, या फिर कांग्रेस अगर टिकी रहती है तो इंडिया गठबंधन का आगे भविष्य क्या होगा। ये सवाल बेहद बड़ा और अहम माना जा रहा है। रितेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस से उनके मजबूत प्रत्याशियों की लिस्ट मांगेगी। क्या क्राइटेरिया तय किया है समाजवादी पार्टी ने मजबूत प्रत्याशियों का? रितेश रितेश से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए अब लगातार इंडिया गठबंधन में जो रार की खबरें हैं वो खुलकर भी सामने आ रही थी। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी ने यह तय किया है कि वो कांग्रेस से उनके प्रत्याशियों की एक लिस्ट मांगेगी। तो समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस से लिस्ट मांगती हुई नजर आ सकती है, और लोकसभा चुनाव के लिए हर एक पार्टी अपना दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन खुद को मजबूत बताती है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जो रार है वो भी रह रहकर एक बार फिर से निकल के सामने आती है। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बड़ी और अहम खबर लगातार सामने आ रही है कि अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशियों की एक लिस्ट मांगती हुई कांग्रेस से नजर आ सकती है।
रितेश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रितेश, समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस से उनके मजबूत प्रत्याशियों की लिस्ट मांगी गई है। ऐसे में ये जो लिस्ट कांग्रेस से डिमांड की गई है, इसका क्राइटेरिया क्या तय किया है समाजवादी पार्टी ने? वैसे मुस्कान, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी के उन उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी है जो जनता कम से कम 2 लाख वोटर जहां पर हो, जहां पर उनकी वोट बैंक हो। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में दोनों में कहीं ना कहीं रार लगातार पैदा हो गई है। तो ऐसे में अब वो पार्टी किस जगह पर अपनी उम्मीदवार उतारी थी हमारा समझ में होगा, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चीजों का फायदा उठाने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये मामला अब निकल करके सामने आ रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का रार बढ़ती हुई नजर आई। ठीक है, देखिए लाजमी है कि रार तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से औपचारिक तौर पर लिस्ट मांगी गई है या फिर अभी इस खबर को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है रितेश? जैसे अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन जहां तक बात रार की है, कहीं ना कहीं रार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के बात की जाए तो तीनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती है, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर होने वाला है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खफा हुई समाजवादी पार्टी मजबूत प्रत्याशियों के लिए महज सीट छोड़ेगी समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी पार्टी ने तय किया है। जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, तब से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो विपक्षी दल थे जिनमें एकता की बात लगातार कही जा रही थी, उसमें भी रार पड़ती हुई नजर आ रही है। कुछ दल तो ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस से दूरी बनानी भी शुरू कर ली है। इसी बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ मजबूत प्रत्याशियों के लिए ही अपनी सीट को छोड़ेगी। यूपी में चल रही मदरसों की जांच को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी की जांच में सामने आया कि महज 2 साल के अंदर यूपी के 108 मदरसों में 150 करोड़ की बड़ी फंडिंग हुई है। इन मदरसों में विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, सहारनपुर, आजमगढ़, मुरादाबाद, रामपुर और अलीगढ़ समेत कई जिलों के मदरसों में विदेशी फंडिंग के सबूत निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद सभी मदरसों से आय व्यय की रिपोर्ट एसआईटी ने मांगी है और सभी मदरसों से ये रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल 108 मदरसे ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिसमें 150 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग की गई है और अब मदरसों की जांच में ये बड़ा और अहम खुलासा हुआ है, जिसके बाद एसआईटी की तरफ से हर एक मदरसे से आय व्यय की एक रिपोर्ट मांगी गई है। तो एसआईटी लगातार मदरसों की जांच कर रही थी। इसी बीच एसआईटी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल कई जिले ऐसे हैं जहां मदरसों में विदेशी फंडिंग की पुख्ता जो जानकारी है वो सामने आई है, जिसके बाद एसआईटी की तरफ से इन मदरसों से ब्यौरा मांगा गया है। इनके आय और व्यय का तकरीबन 108 मदरसे ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनसे एसआईटी ने पूरी एक रिपोर्ट मांगी है। सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, ये तमाम कई ऐसे जिले हैं जिनके मदरसे अब एसआईटी के रडार पर है। एसआईटी लगातार सख्त एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। इसी बीच 108 मदरसों को एसआईटी ने चिन्हित किया है जिनसे आय और व्यय की रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल इन मदरसों में विदेशी फंडिंग की जानकारी सामने आई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ ओवैस जुड़ चुके हैं। ओवैस, देखिए एसआईटी ने बड़े चौंका देने वाले खुलासे किए हैं मदरसों को लेकर। इसमें एक बड़ा खुलासा तो यह है 108 मदरसे ऐसे हैं जिनमें 150 करोड़ की विदेशी फंडिंग की पुख्ता जानकारी है, और क्या कुछ बड़ी बातें रही? देखिए मुस्कान, मैं आपको बता दूं, शिक्षा प्रसार के लिए ये 150 करोड़ की विदेशी फंडिंग का मामला सामने निकल कर आ रहा था। मैं आपको बता दूं कि जो नेपाल के सीमा है वहां पे जो कुछ मदरसे उनकी जो है एसआईटी गठित की गई है और जिसमें जो मदरसे हैं उनकी जांच होगी।
जी बिल्कुल ठीक है, मदरसों की जांच होगी, लेकिन देखिए 108 मदरसे लगातार ऐसे कहे जा रहे हैं जिनमें विदेशी फंडिंग की बात लगातार पुख्ता तौर पर कही जा रही है। तकरीबन कितने जिले ऐसे हैं जिनके मदरसे रडार पर है एसआईटी के? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये नेपाल सीमा के पास जो सटे हुए जो मदरसे हैं उसमें कई मदरसे हैं जिसको जो है जो एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो इसकी जांच करेंगी। और मैं आपको बता दूं कि इसमें एसआईटी जो है वो गठित की गई है। एसआईटी में जो खुफिया एजेंसियां हैं वो टीमें देखेंगी। और इसमें सामने एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि इसमें टेरर फंडिंग में कहीं ये जो पैसा आया है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया जा रहा हो। इन सारी बातों पर जो है जो यहाँ की खुफिया एजेंसियां हैं वो एसआईटी को जो है लगाया है और एसआईटी इसकी जांच सौंपेगी, जिसमें साफ तौर पे क्या निकल कर आएगा ये अब देखने वाली बात होगी। मुस्कान जी ठीक है, देखिए ये एक बड़ा और अहम खुलासा एसआईटी ने किया है और तकरीबन 108 मदरसे ऐसे हैं जिनसे आय और व्यय की रिपोर्ट मांगी गई है। कितना समय दिया गया है इन मदरसों को ताकि ये अपनी रिपोर्ट सौंप सके? जी मुस्कान, देखिए बिल्कुल 108 मदरसे में जो आय और व्यय की जो रिपोर्ट है, ये तमाम जो मदरसे इनसे मांगी गई है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है और कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है इस पैसे को, कितना शिक्षा में इस्तेमाल हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है, इन सारी बातों की जो है इनसे जांच रिपोर्ट मांगी गई है कि क्या रिपोर्ट में ये दे कि जिससे ये साफ तौर पे ये जाहिर हो जाए कि आखिर कहीं ये पैसा जो है ये टेरर फंडिंग में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो अगर ये पैसा अगर टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हो रहा है तो इस पे कहीं ना कहीं इस पे जांच भी होगी और इस पे कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए वैसे 150 करोड़ की एक बड़ी अमाउंट में फंडिंग की गई है और इस फंडिंग के तार और कौन कौन से देशों से जुड़ रहे हैं? जी देखिए, देशों की अगर हम बात करें तो मुस्कान, देखिए इसमें जो साफ तौर पे ये बात निकल कर आ रही है कि जो खाड़ी के देश हैं वो उसमें उनसे इनका जो है लेन देन हुआ है और ये जो पैसा है वो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बात सामने निकल कर आ रही है। लेकिन अभी ये जो एसआईटी गठित है ये अभी खुफिया एजेंसियों द्वारा जांच कराएगी। फिलहाल अभी देखना ये होगा कि अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई है, देखिए, क्योंकि जांच रिपोर्ट के बाद ही हम किसी चीजें सामने क्लियर होंगी कि क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे क्या हुआ, कहाँ पे कमी है या कहाँ पे नहीं कमी है, ये सारी बातें अब जांच के बाद ही क्लियर वैसे एक बड़ा और अहम सवाल ये भी है कि जो 108 मदरसे चिन्हित किए गए हैं, क्या ये मान्यता प्राप्त मदरसे थे सारे? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि इसमें जो है गैर मान्यता प्राप्त भी मदरसों की बात सूत्रों के अनुसार निकल कर आ रही है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि मान्यता प्राप्त है या गैर मान्यता प्राप्त है, लेकिन मेन जो अहम बात है वो ये है कि ये जो पैसा है ये कहाँ से आ रहा है और इस पैसे को टेरर फंडिंग में या देश विरोधी गतिविधियों में तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर एसआईटी देखिए गठित की गई है। अब एसआईटी जो गठित की गई है और जो खुफिया एजेंसियां हैं इन्हीं बातों की जांच करेंगी और इसके बाद जो जांच में सामने निकल कर आएगा वो पेश होगा। फिलहाल अभी कुछ आया नहीं है, जब जैसे कोई आगे अपडेट होगी तो वो की जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद वैसे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सुल्तानपुर से खबर है जहां बीईओ की डांट से क्षुब्ध होकर जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल सूर्य प्रकाश द्विवेदी ने आत्महत्या की कोशिश की है। उनको गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कॉलेज से ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है जहां तड़के उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद बीआरसी केंद्र कुड़वार पर शिक्षक संगठनों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं राजनीतिक संगठनों ने भी उनकी मौत को लेकर अब सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। तो आपको बताते चले खबर सुल्तानपुर से है जहां बीईओ की डांट से क्षुब्ध होकर एक प्रिंसिपल की मौत का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले को लेकर अब शिक्षक संघ लगातार कार्रवाई की मांग पर अड़ा हुआ है। इस दौरान शिक्षक संघ ने शासन और प्रशासन पर भी बड़े सवाल उठाए हैं। इस खबर पर आशुतोष ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए बीईओ की डांट से क्षुब्ध होकर एक प्रिंसिपल ने खुद को मौत के गले लगा लिया, ये पूरा मामला क्या था आशुतोष? जी बिल्कुल, आपको बता रहे ये जूनियर हाई स्कूल के एक प्रधानाध्यापक हैं। इनके पास जो है शनिवार के दिन जो है फोन आया था और जानकारी दी गई थी आपके बेटे का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। उसी की जानकारी लगते ही अध्यापक जो है उनको सदमा लग गया था। सदमे के साथ साथ जो है वो उनको तमाम तरह की बातें भी घूमने लगी, जिससे एक होता क्या है अचानक कोई अगर बच्चे की अगर हादसे की बात सुनी जाती है तो काफी समस्या और काफी सदमे की बात हो जाती है। ऐसे अचानक क्या बात हो गई?
फिर कहीं ना कहीं जो उनको फोन आया है जिस तरह की उनको सदमा लगना है और जहर खाना, ये वाकई बहुत ही बड़ी चीज है। और घटना की वजह जो है कहीं ना कहीं ये आपस की शिक्षा के विभाग की खंड शिक्षा अधिकारी को दी जा रही है कि उनके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो इसमें पूरी जो है प्रक्रिया के साथ साथ जो है तमाम विपक्ष के जो भी नेता हैं, चाहे भाजपा को हो या सपा को, कांग्रेस के कोई भी इसमें नेता हो, वो इसे मुद्दे को लेकर काफी गर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो है जो भी घटना वहां भी बीती है वाकई बेहद दुखद मानी जा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लापरवाही भी मानी जा सकती है या तो फिर जांच का एक विषय है, जांच के विषय का जो अनुसार आएगा वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी वहां पर। बिल्कुल ठीक है। देखिए आशुतोष, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस पूरे मामले पर क्या बीईओ की तरफ से कोई बयान दिया गया? क्योंकि पूरे जो संकेत है वो उन्हीं की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, आपका कहना सही। जिस तरह जो है ये घटना की वारदात हुई है, कल की डेट में तमाम ऐसे शिक्षक रहे जो वहां पे प्रदर्शन में बैठे रहे, सब अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और इनके परिजन को जो है एक मुआवजा भी दिया जाए, इस सब को लेकर मांगे की जो है बातचीत चल रही थी। देर रात कल जो है उनका घर पे निवास पे पहुंचा है। उसके बाद जो है आज ही जो है सांसद मेनका गांधी भी इसको संज्ञान ली है। जिस तरह जो है उनका संज्ञान लेना सांसद मेनका गांधी का, उनका यह कहना है जिला अधिकारी को सौंपा गया है। जिला अधिकारी के द्वारा जो है जो भी जांच के आदेश होंगे, जांच के आदेश के अनुसार जो है इस पर कार्रवाई की जाए। देखिए बिल्कुल ठीक है आशुतोष, बीईओ की डांट से प्रिंसिपल की तो फिलहाल मौत हो गई है। क्या इससे पहले भी इस मौजूदा बीईओ पर कोई आरोप लगे हैं या पहली बार कोई ऐसा मामला है? देखिए फिलहाल अभी इस तरह की कोई बड़ी घटना तो अंजाम तो सामने नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह की घटना के अंजाम सामने आई है, कहीं ना कहीं दबाव या तो हो सकता बना है या फिर और भी कोई कारण हो सकता है। क्या कारण रहा होगा, क्या वजह रहेगी जो इनका जहर खाना और अचानक जो है मौत होना, ये काफी दिलचस्प माना जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। देखिए आशुतोष, लगातार ये खबर सामने आने के बाद शिक्षक संघ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है इनकी? देखिए प्रदर्शन तो तमाम विभिन्न शिक्षकों ने बैठ के किया है। उनकी मांगे हैं, इनको जो है लगभग 1 लाख तक जो है मुआवजा देने वाली बात हो रही है। इसके साथ ही साथ जो है और भी तमाम जो इनकी सुविधा है वो देने की बात की जा रही है। और जब तक जो है दोषी को कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक जो है उस पर निष्पक्षता के साथ जो है वो वहां पे लड़े रहेंगे। तमाम विपक्ष के साथ साथ जो है आने वाले समय में चुनाव का माहौल तो शुरू हो ही रहा है, उसी के साथ साथ जो है तमाम इसमें नेता जो है विपक्ष की बात और सत्ता की बात दोनों लोग बिल्कुल इस पे जो है लाजमी अड़े हुए हैं आशुतोष, उस मांग चुनाव को लेकर। नजदीक है, ऐसे में हर एक मुद्दा जोर शोर से चारों तरफ सुनाई देगा। अब इस पूरे मामले पर जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो सभी सांसद है, विधायक है, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षकों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या प्रशासन की तरफ से इन प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को कोई आश्वासन दिया गया है? जी बिल्कुल, आपका कहना सही। देखिए प्रदर्शन तो जो है कल की था, देर रात इनका जो है कल की रात में जो है घर पे आया है, लेकिन जिस तरह जो है सारी बातें यहाँ पे उठाई जा रही थी, जिले की हमारे सुल्तानपुर जिले की जो है सांसद मेनका गांधी है। सांसद मेनका गांधी जो भी यहाँ पे काम करवाते हुए आई हैं, जो भी लोगों के लिए मदद की है, वो वाकई अच्छे ढंग से उनका पूरा भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हिला देने वाली बात है, ये कहीं ना कहीं जो है लापरवाही जिस तरह देखने को मिल रही है, वाकई बहुत ही बड़ी दुर्घट घटना मानी जा रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आशुतोष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।